नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेत पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल 2022 1 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो इस शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो अप्रोच होगी वो एग्जाम के लेवल की होगी। यानी कि यहाँ पे मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस किस अप्रोच से करने हैं। यूट्यूब पे इससे बेहतर सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले और सबसे अलग सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। आप मेरी बातों पे यकीन मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको लगे कि मैंने बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, ऐसा सोल्यूशन आपने नहीं देखा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका मैथ्स का गलत है। कौन सा क्वेश्चन गलत है वो आपको सोल्यूशंस में जब आएगा तो पता चल जाएगा, तो इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूछा गया है, यदि एक त्रिभुज के कोण जो है वो x माइनस 46 डिग्री है, x प्लस 96 डिग्री है और 8x है, तो 2x की वैल्यू क्या होगी। आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद सोचो कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है इन तीनों का जो सम है वो 180 होगा। तो अगर इसको आप एडजस्ट करोगे तो माइनस का 46 और 96 ये कितना हो गया 50, यानी कि 50 डिग्री तो इन्होंने ही बना दिया। तो इसका मतलब जो x वाले टर्म है उनकी जो वैल्यू होगी वो 130 के बराबर होगी। तो x के कितने टर्म है, x प्लस x यानी कि 2x और 8x यानी कि 10x की जो वैल्यू है वो 130 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 13 के बराबर, 13 के बराबर। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 13 दूनी 26 के बराबर। तो सिंपल है क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं और भाग करने पर घटती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 9 5 पॉजिटिव वाली जोड़ लो, 9 5 14, और जब किसी पे घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो 9 5 कितना हुआ आपका 14, और उसमें से घटाना कितना है 6 4 10। तो 14 में से जब 10 जाएगा तो बचेगा कितना पॉजिटिव का 4, यानी कि x की पावर 4 आपका करेक्ट होगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ आपसे डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ दिया है। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फार्मूला होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5%, 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो टोटल वृद्धि अगर निकालनी है तो पहले आप यहाँ पे इन दोनों में वृद्धि निकालो और फिर यहाँ से जो टोटल वैल्यू आएगा फिर इन दोनों में वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। आपको पता होगा कि अगर किसी भी वैल्यू को पहले x% बढ़ाते हैं और फिर y% बढ़ाते हैं तो टोटल वृद्धि कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100%। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इस फार्मूले के चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। आप थोड़ा सा अगर दिमाग रखते हैं तो आप बस ये सोचिए कि देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की टोटल वृद्धि कितनी आएगी, 10 प्लस 5 15, यानी कि 15 से ज़्यादा आएगी। फिर 15 और इस 15 में टोटल वृद्धि का फार्मूला लगाना है, तो 15 15 30 ये हो गया, और 15 15 को गुणा करेंगे तो 225 यानी कि 2.25 ये हो गया, यानी कि 32 के आसपास वाला आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। तो आप देखो 32 के आसपास वाला आंसर कौन सा है, सिर्फ दूसरा वाला ऑप्शन है, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज की जो परिवृत्त की त्रिज्या है वो आपको बतानी है। तो समबाहु त्रिभुज की जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, a/√3 होती है। तो a कितना दिया है 12 बटे √3, तो √3 से ऊपर नीचे आप गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 3 आएगा, यहाँ पे 3 चौक 12 यानी कि 4√3 हो जाएगा। तो चौथा वाला पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है उन संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बीच का अनुपात क्या होगा जिनका एलसीएम 48 है और संख्याओं का गुणनफल कितना है 384। आपको पता होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, और वो कितना दिया है 384। एलसीएम कितना दिया है 48, तो 48 अगर एलसीएम है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, इससे काट दो 8 बार जाएगा, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया आपका 8। इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात निकालना है। तो एचसीएफ
और एलसीएम का जो अनुपात है ये 8 है, ये 48 है। तो 8 छंग 48 यानी कि एक अनुपात क्या होगा, 6 होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला वाला। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है, आप इसे आराम से समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है। यानी कि कूलर की बिक्री से जो आता राजस्व वो आपको बताना है। या मान लें कि दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं और दी गई सभी दुकानों से केवल 3 वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। इसका मतलब है सभी दुकानों से केवल कूलर, एसी, पंखा बेचे जाते हैं और आपको ई वाली दुकान से जो कूलर की बिक्री है वो टोटल का प्रतिशत आपको बताना है कितना है। देखो टोटल जो आइटम है वो 4000 है, लेकिन इनका रेशियो भी दिया हुआ है। तो आप से बस एक बात मैं पूछता हूँ कि अगर हमें रेशियो दिया है तो हमें वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि परसेंटेज में अगर मान निकालना है तो रेशियो इज द पार्ट ऑफ परसेंटेज। तो इसका मतलब है हमें रेशियो से हमारा काम चल जाएगा। इसका मतलब क्या, सीक्वेंस में बस इसका सीक्वेंस जो है वो देख लो। पहले एसी है, फिर आपका कूलर है और फिर पंखा है। यानी कि एसी 5, 4000 हमने नहीं माना। अगर इससे डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 की वैल्यू 4000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 400 के बराबर। तो वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसका भी मान वही होगा जो 5 और 1 और 4 का रेशियो से अगर हम निकालेंगे तो एसी कितना है 5, कूलर कितना है 1 और पंखा कितना है 4। तो बस उसी सीक्वेंस में यहाँ पे रख दो। यहाँ पे पहले कूलर है तो कूलर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख दी हमने यहाँ पे। फिर एसी की वैल्यू कितनी है 5, 5 रख दी। फिर पंखे की वैल्यू कितनी है 4, 4 रख दी हमने यहाँ पे। अब इस वाले पोर्शन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना आ गया 80, इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा 80। यानी कि कूलर कितने बेचे 80 आपने। और ये एसी कितने बेच रहे हो आप, एसी 5 से गुणा करो तो 55, 25, 5 छक्का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसे ऊपर कर लेते हैं। तो 80 हो गया ये, और ये कितना आएगा 55, 25 और 5 छक्का 55, 25 और 5 छक्का 30 और 2 कितना हुआ 32 और 5 दूना 10 और 3 कितना हुआ 13, 1325 ये हो गया। और ये कितना है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकन 4। तो टोटल कूलर कितना है 80 और टोटल कितनी बिक्री हो रही है इसे आप जोड़ लो 1325 और 488 और 80। तो 8 5 13 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 2 18 और 1 कितना हुआ 19 और ये कितना हुआ 8 1 893 और इंटू 100। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो 4 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, राज्य S3 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्य S4 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाली व्यक्तियों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, S3 में 400 लोगों ने भाग लिया, S4 में 500। तो अनुपात निकालना कितना हो जाएगा 4:5, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे टोटल प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक कितने हैं 100। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल प्राप्त प्रतिशत 80% या उससे अधिक है। यानी कि टोटल का जो प्रतिशत है वो 80 या उससे अधिक कितने में है। टोटल कितने छात्र हैं 6 छात्र हैं, ठीक है। और टोटल का प्रतिशत आपको बताना है किसमें 80 या उससे ज़्यादा है वो कितने हैं। तो देखो 80 या उससे ज़्यादा, इसका मतलब है एवरेज 80 या उससे ऊपर बनना चाहिए। यानी कि सभी वैल्यू 80 या उससे ज़्यादा हो या एडजस्ट करके ज़्यादा हो। तो ये देखो सब यहाँ पे 92, यहाँ पे 90, 90, 80, इसका मतलब है 80% से ये ज़्यादा होगा। यहाँ पे 90, 80, 85, 85, 80 से सभी ज़्यादा है, ये भी एडजस्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो तीसरा वाला 80, 80, यहाँ पे देखो 80, 80 है, लेकिन ये 65 या 70 है, तो कोई किसी को दे ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है ये वाला नहीं होगा। अगला ये 85, ये 80, ये 82, ये 75। तो देखो यहाँ पे बाकी सभी तो 80 से ऊपर है, 75 को ये 85 अपना 5 दे देगा, यानी कि ये भी 80% हो जाएगा। फिर अगला देखो 80, 75, 75, 85, इसने 5 अपना दे दिया, ये तो 80 हो गया, लेकिन ये 75 सिंगल बचा, इसका मतलब ये नहीं होगा और ये वाला होगा। तो टोटल कितनी वैल्यू है 4 वैल्यू हैं। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है sin 30, sin 40, sin 50, sin 60, नीचे cos 30, cos 40, cos 50, cos 60। देखो ये जो है ये आपस में जब इन्हें इंटरचेंज करोगे एक को तो ये कट जाएंगे। कैसे, देखो sin 40 को आप क्या ले सकते हो sin 90 - 50,
तो ये क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये कॉस 50 आएगा, नीचे वाले से कट जाएगा, ऐसे ये cos 40 आएगा। तो बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक है ए, फिर बी और फिर सी। ये 10 दिन में कार्य करता है, ये 20 दिन में करता है, ये 40 दिन में करता है। तो यहाँ पे 10 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, 40 दिन में करता है। तो टोटल इसका अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा 40। अब एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क में वर्क जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वो छोटी से छोटी संख्या ले लो जो इन तीनों से कट जाए, तो वो क्या होगी एलसीएम। तो ये एक दिन में कितने लड्डू बनाता है 4, 10 से डिवाइड करेंगे। ये कितने बनाता है 2, ये कितने बनाता है आपका 1। अब देखो ए जो है वो तीनों दिन काम करता है और तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं। तो इसका मतलब है पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन भी ए ने काम किया और तीसरे दिन तीनों ने काम किया। यानी कि पहले दिन ए काम करता है 4 लड्डू बन गए, दूसरे दिन ए काम करता है 4 लड्डू बन गए, फिर तीसरे दिन तीनों काम करते हैं तो कितने लड्डू बने 7। यानी कि टोटल 3 दिन में, 3 दिन की साइकिल में कितने लड्डू बनने हैं 15 लड्डू। 15 लड्डू बनने हैं 3 दिन में, तो बनाने कितने 40। तो 15 के मल्टीपल कितने ले सकते हो, 2 ही ले सकते हो, क्योंकि 3 लोगे तो 45 हो जाएगा। तो 2 से अगर गुणा करें तो इसका मतलब है 30 लड्डू हमारे बन गए कितने दिन में 6 दिन में। अब बारी आई किसकी, यहाँ पे देख लो आप, अब बारी आई ए की, तो फिर उसने 6 लड्डू ये बन गए थे, 30 लड्डू 6 दिन में बन गए थे। फिर 4 लड्डू ए ने 1 दिन में बना दिए, फिर अगले दिन ए ही काम करेगा तो 4 लड्डू फिर बना दिए, यानी कि 38 लड्डू बन गए टोटल 8 दिन में। अब बनाने कितने हैं 2 लड्डू बनाने हैं, ठीक है। और तीसरे दिन अब काम तीनों करेंगे तो एक दिन में बनेंगे कितने लड्डू 7, एक दिन में कितने बनेंगे 7। तो 1 लड्डू बनने में कितना टाइम लगेगा 1/7। तो 2 लड्डू बनने में कितना टाइम लगेगा 2/7। इसका मतलब है 40 जो लड्डू हैं वो 8 से ही 2/7 दिन में बनेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये मैंने जब सारे मैथ्स के रॉन्ग क्वेश्चंस कराए थे कल, तो उसमें ये क्वेश्चन कराया था आपको और यही क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ओ इस वृत्त का केंद्र है, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ 24 सेंटीमीटर है और OQ 10 सेंटीमीटर है तो OP का मान कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सर्किल हमने बना लिया, ये O है, ठीक है। यहाँ पे P है और P से एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचते हैं तो ये Q पर काटती है। यहाँ से अगर हम इस पर लाइन ड्रा करें तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। PQ कितना दिया है 24, OQ कितना दिया है 10, तो 10, 24 और 26 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि जो OP है वो 26 होगा, जबकि SSC ने 13 करेक्ट माना है। इसका मतलब है इसके नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत होगा, जबकि तीसरा वाला सही होगा। अगला आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, दिया हुआ है 1.6 और 3.6 के बीच का मध्यानुपाती 5 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा। मध्यानुपाती कैसे निकालते कल बताया था, इनका अंडर रूट ले लो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो पॉइंट को पहले भूल जाओ। देखो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 अंक के बाद, यानी कि टोटल 2 अंक के बाद है, तो बाहर निकालेंगे तो 1 अंक के बाद लगेगा पॉइंट। 16 का कितना आएगा 4 और 36 का कितना आएगा 6, तो कितना हुआ 24 और पॉइंट 1 अंक के बाद लगा दो, यानी कि इसका जो मध्यानुपाती है वो कितना हो गया 2.4। अब इसका तृतीयानुपाती निकालना है, तो मान लेते हैं ये x होगा, तो मध्यानुपाती ये वाला होगा, तो ये इसका वर्ग जो है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 64/5। तो अब अनुपात निकालना है, तो 2.4 और 64/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा। 24 पंचे कितना होता है 120, यानी कि 12/64, 4 तियाँ 12 और यहाँ पे ये 16 बार जाएगा, 16 चक्कू 64, यानी कि इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा 3:16। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला भी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है, साइन 30 इंटू कॉस 60 माइनस कॉस 30 इंटू साइन 60। तो ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है, साइन A माइनस B। A क्या है 30 डिग्री और B क्या है 60, तो 30 माइनस 60 यानी क्या आएगा आपका साइन माइनस का 30। और आपको पता होना चाहिए साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि माइनस साइन 30 आएगा। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। केवल कॉस माइनस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे आपके निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत
नहीं है, ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ क्या होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 10 और 20% का अगर डिस्काउंट है तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 28%। कैसे? 10 + 20 - 2%, 10 × 20/100, तो 28% का टोटल डिस्काउंट हो गया और 44% का लाभ होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हमें डिस्काउंट पता है और प्रॉफिट या लॉस पता है तो रेशियो किसका निकाल सकते हैं? सीपी और एमआरपी का। जो डिस्काउंट है वो सीपी पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया? 72, और जो प्रॉफिट या लॉस है वो एमआरपी पे ट्रांसफर होगा, ये कितना हो गया? 144, यानी कि इनका रेशियो कितना आ गया? 1 और 2, तो इसे हम 100 मान लेते हैं, 2 जीरो चिपका देते हैं। अब 15% की छूट पर बेचना है तो कितने का बिकेगा ये? 85% में। तो 85% में बेचने का मतलब 170 का बेचा, तो 100 की चीज़ को अगर 170 का बेच रहे हो तो फायदा कितना हुआ? 70 का, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं समझ में आया होगा कि ट्रांसफ़र क्यों किया, तो इसको समझ लो आप। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 20% का डिस्काउंट दिया जाता है और 30% का फायदा होता है, तो भाई बताओ क्या होगा एमआरपी और सीपी में अनुपात? तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। एसपी जो है वो 2 तरीके से आता है, या तो एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं या सीपी पे फायदा या नुकसान होता है तो आपका एसपी आता है। तो एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट दिया गया तो सीपी कितना है? एमआरपी का 80%, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 30% का, यानी कि एसपी कितना है? सीपी का 130/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। एमआरपी बटे अगर हम सीपी करें तो कितना आएगा आपका? 130/80। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो प्रॉफिट वाली वैल्यू है वो एमआरपी पे ट्रांसफर हो गई और जो डिस्काउंट वाली वैल्यू है वो सीपी पे ट्रांसफर हो गई। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखोगे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस का परसेंट में वैल्यू पता है तो वहाँ से रेशियो किसका निकाल सकते हैं? सीपी और एमआरपी का। डिस्काउंट सीपी पे ट्रांसफर हो जाएगा और प्रॉफिट या लॉस एमआरपी पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक समरूप त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल x² और y² है तो EF बराबर a सेंटीमीटर है तो BC क्या होगा? देखो 2 त्रिभुज हैं समरूप ABC, अगर समरूप है तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका अनुपात बराबर होता है। इनके क्षेत्रफल कितने हैं? इसका x² है, इसका y² है। तो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि x² बटे y² की जो वैल्यू होगी वो BC का स्क्वायर और इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? EF के स्क्वायर के बराबर होगी, यानी कि BC बटे EF जो होगा वो कितना होगा आपका? x बटे y, जबकि EF कितना है? a, तो BC कितना हो जाएगा आपका? ax बटे y। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में 18 घंटे का समय लगता है। शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग को 5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए दूरी कांस्टेंट है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो इसका मतलब है अगर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ घटेगी, यानी कि चाल अगर बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, समय बढ़ाएंगे तो चाल कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स है। धारा की दिशा में चाल क्या होती है? x + y, धारा की विपरीत क्या होती है? x - y। तो धारा की दिशा में जाने में इससे कितना टाइम लगता है? धारा की दिशा में जाने में इससे जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 9 घंटे। ठीक है, टाइम का रेशियो कितना दिया है? 9 घंटे लगता है, और इधर कितना लगता है आपका? 18 घंटे लगता है। तो चाल का रेशियो इसका उल्टा होगा, यानी कि 18 और 9 का होगा। तो डिस्टेंस अगर निकालनी है तो फिक्स डिस्टेंस क्या होगी? यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यानी कि 18 नामा 162, ये आपकी फिक्स डिस्टेंस हो गई। क्लियर? अब डिस्टेंस हमें पता चल गया, सिर्फ नाव की चाल निकालनी है, क्योंकि शांत जल में सिर्फ नाव चलेगी। तो भाई अगर आपको धारा की दिशा में चाल 18 दी है और धारा की विपरीत दिशा में चाल 9 दी है, तो अगर धारा की चाल यानी कि बड़ी वाली वैल्यू निकालनी है तो अगर 2 चीज़ों का आपको सम दिया और डिफरेंस दिया है तो बड़ी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 18 9 कितना हुआ? 27। तो चाल क्या होगी? 27/2। अब क्या निकालना है? समान दूरी के 3/5 भाग, तो 162 का 3/5, और धारा मतलब
शांत जल में तय करना, यानी कि नाव के साथ तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 27/2, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 3 से काटेंगे 9, 9 से काटेंगे 9 1 का 9 और 9 8 72, 18 दूनी 36/5 यानी कि 7.2 आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप समझ पाए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत कितना है, 19 है। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 कर दिए गए। ठीक है, कक्षा का नया वास्तविक औसत क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस करना क्या है, जो गलती है उसे एक्सेप्ट कर लेना, यानी कि जो गलत किया उसे निकाल दो और जो सही है उसे जोड़ लो। तो सही क्या है, 14 और 15, तो इन्हें जोड़ लिया, और जो गलत किया उसे निकाल दो, 18 और 19 को निकाल दो। तो यहाँ पे -4 आया और यहाँ पे -4 आया, यानी कि -8 कम होगा सम में से। तो एवरेज में कितना कम होगा, टोटल जितनी संख्या है, तो इससे डिवाइड कर दो। तो अगर 100 से नीचे 100 आता है तो 0.2 अंक के बाद लगेगा, नीचे अगर 50 आएगा तो 2 से गुणा करके 0.2 अंक के बाद लगेगा, अगर 25 है तो 4 से गुणा होकर 0.2 अंक के बाद लगेगा, यानी कि 4 से गुणा करो 8 चक्कू 32 और 0.2 अंक के बाद, यानी कि माइनस का 0.32 कम होगा। तो 19 में से 0.32 कम करोगे तो 18.68 आएगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। अगला देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, x एक ऋणात्मक संख्या इस प्रकार है कि k प्लस 1/k की वैल्यू कितनी है, -2। इसका मतलब है किस पे सेटिस्फाई होगा, -1 पे, यानी कि k बराबर -1 रख दो। सॉल्व कर लो, k स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर 1, -4 -2, k स्क्वायर यानी कि 1 -1 -5, ये इससे कैंसिल हो गया। 4 -2 और +1 यानी कि -5 ऊपर भी आएगा और -5 नीचे भी, कितना हो जाएगा आपका 1, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कोई संख्या 8 से कब कटेगी, जब उसके लास्ट के 3 अंक 8 से कटे। तो इन्हें काटो भाई, 8 1 8, कितना बचा 47, 8 5 40, यानी कि 7 बचेगा रिमाइंडर। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, जब भी कोई 3D फिगर से कोई 3D फिगर बनाया जाता है तो उनके आयतन बराबर होंगे। इसका मतलब है अर्धगोले का जो आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना हुआ, 64। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है, 72। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 8 से अगर यहाँ पे 8 से काटें, 8 8 64, 8 9 72, तो कितना होगा आपका r स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, 8 दूनी 16/9। तो r बराबर कितना हो गया, 4/3। तो 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 1.33। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई धनराशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है। उधार दी गई धनराशि क्या होगी। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है। अगर पहले साल 25% ब्याज मिल रहा है तो दूसरे साल भी मिलेगा उतना, तीसरे साल भी उतना। तो 6 साल में ब्याज कितना मिला, 150%। धनराशि तो 100% ही होती है, तो उसका डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 50%, और 50% की वैल्यू कितनी है, 360। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, दुगना कर दो भाई, 720, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्या पूछा गया, केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा। तो ये उत्पादन दिया हुआ है, ये राजस्थान का है, ये आपका गुजरात का है, ये दिल्ली का है, ये आपका केरल का है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी है आपकी, टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है, 1000। और टोटल अगर हम पूरा एंगल एक घूम जाते हैं सर्किल, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब है कि 100 की वैल्यू है वो 36 डिग्री के बराबर है। केरल का उत्पादन कितना है, 200, तो इसका मतलब है डबल कर दो, यानी कि इसका जो एंगल है वो 72 डिग्री के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि x + 1/x बराबर 5√2 तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या होगा। तो ये कैसे निकलेगा, x² + 1/x² का होल ऑफ स्क्वायर -2 कर दें
तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है बस। तो x प्लस 1/x अगर दिया है इतना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कल बताया था, इसका स्क्वायर कर दो और 2 घटा दो इसमें से। तो 5√2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 25 दूनी 50 माइनस 2 48। अब यहाँ पे 48 का स्क्वायर माइनस कर दो। 48 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखो 50 से ये कितना कम है आपका, 2 कम है, तो 2 का वर्ग 0.4 और 25 से 2 घटा दो, यानी कि 23 0.4 उसमें से 2 घटा दो तो 23 आपका 0.2 आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो 1200 है। एक्चुअल में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या है, जो प्रॉफिट या लॉस है वही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। तो ये लाभ जो है 15% दिया है, यानी कि 15% की जो वैल्यू है वो 1200 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 15×120 80 के बराबर। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, अगर 15% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 115%। तो 115% की वैल्यू क्या होगी 115 × 80, 0 8 पंचे 40, 8 1 8 4 12 और 8 1 8 और 1 9, यानी कि 9200 होगी। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा होगा तो बहुत बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकें। उसके अलावा यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज भी मैथ्स आपको पढ़ाऊँगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।